सभी को नमस्कार। तो कल हमने चर्चा की थी कूलाम्ब फोर्स के बारे में, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल भी किया था कि समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्षों पर तीन समान प्रकृति व परिमाण के आवेश रखे हैं तो किसी एक आवेश पर इतना फोर्स अप्लाई होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये डेफिनेशन है, यानी फील्ड अराउंड एन ए पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी आवेश के चारों ओर का एक फील्ड, ठीक है। जैसे ये मान लो कि अपने पास एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और इस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न है और इस क्षेत्र में एक छोटा सा चार्ज लेकर आई क्यू नॉट, ठीक है। तो ये आवेश जो क्यू आवेश है, ये आवेश इस आवेश पर बल अप्लाई करेगा। तो जहाँ से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है इस पॉइंट के ऊपर। अब जैसे जैसे हम इस आवेश को दूर लेकर जाएं, ठीक है, इस बल का मान भी घटता जाता है। जैसे ये मान लो कि आप लोग इस आवेश को अनंत पर लेकर चले गए। कहाँ पर लेकर चले गए? अनंत के ऊपर। यानी ये आवेश छोटा क्यू नॉट अनंत पर रख दिया, तब ये आवेश इस पर फोर्स कितना अप्लाई करेगा? जीरो। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है जी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह से ये मान सकता हूँ क्षेत्र है। यानी जिस प्रकार हम ये मान लेते हैं सिंपल से उदाहरण के तरीके से कि कोई विधायक है तो तहसील तक का एरिया होता है उसके पास, सीएम है तो स्टेट तक का एरिया होता है, पीएम है तो उस पूरे देश का एरिया होता है उसके पास कंट्रोल करने को। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये चार्ज इसके पास कितना फील्ड है, कितना इसका फील्ड है कि जितने फील्ड में कोई आवेश रखें तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपल्स कर सके। उस फील्ड को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैं कहूँ विद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको गणितीय रूप में किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करेंगे। तो अपनी अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए जी, सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ। एकांक धनावेश पर किसी आवेश के कारण कार्यरत कूलाम्ब बल को ही उस बिंदु पर उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए डायग्राम के बेसिस पर बताता हूँ मैं आपको कि ये मानिए अपने पास एक आवेश रखा है क्यू आवेश, ये आवेश है क्यू, ठीक है जी। ये इस प्रकार से, और इसके केंद्र से हमें आर दूरी के ऊपर एक बिंदु है हमारे पास, पी बिंदु।
और इस पे बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है जो ये आवेश इस पर लगाएगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, एक छोटा सा आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट हमने ये बात पहले भी कर ली है कि जो क्यू नॉट आवेश है उसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और ये विद्युत क्षेत्र की क्या लेता है, केवल परीक्षा लेता है। अब यदि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण प्रभाव व्यक्त करेगा, ठीक है। यानी सही ढंग से कैलकुलेट नहीं होगी पी बिंदु के ऊपर तीव्रता क्यू आवेश के कारण, यानी इस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर उत्पन्न जो तीव्रता वो सही ढंग से कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो जो क्यू नॉट आवेश है वो बहुत ही छोटा लिया गया है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्यू चार्ज से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहने का मतलब ये है कि इस आवेश की यहाँ पर पावर कितनी है, ठीक है। यानी अब कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी एमएलए विधायक कोई ना कोई हो, तो उसके पास वाले एरिया पर उसकी पकड़ ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दूर जाता चला जाता है तो फिर उसकी पावर कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार ये बात है कि इस आवेश के पास कोई यदि पॉइंट लें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी और दूर जाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो हमें आर दूरी पर ज्ञात करनी है, ठीक है जी। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से। ए इज इक्वल टू, सूत्र क्या पड़ा है, एकांक धनावेश, इसका मतलब है प्रति एकांक, मान लो एकांक धनावेश कि ये राशि कौन सी है, डिवाइड में इस आवेश पर लगने वाला कूलाम बल। अब ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा जो कि इधर की ओर होगा, यानी इस आवेश पर बल लगेगा इधर की ओर, वेक्टर एफ। तो एफ अपॉन क्यू नॉट आएगा अपने पास, यदि ये सूत्र आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और यदि क्यू नॉट का मान कर दिया जाए यहाँ पर 1 कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल होगी कार्यरत बल के, ये सूत्र आएगा यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक, तो सबसे पहले देखा जाएगा बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, m1 L1 T-2, ये मात्रक होता है। सॉरी, विमीय सूत्र, एक मिनट पहले मात्रक लिख देते हैं। हाँ जी, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। एक इसकी दूसरी पॉपुलर यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, 2 यूनिट है यहाँ पर। उसके बाद क्या देखा जाता है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होगा, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, A1 T1, ठीक है। अब यदि इसे सोल्व करें तो अपने पास ये बचेगा m1 नीचे T1, ये ऊपर जाएगा पावर -1, L1 को पहले लिख देता हूँ, T-1 -2 और -1 कितना हो गया, -3, A1 ऊपर गया तो A-1 बचेगा अपने पास। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा अपने पास, विमीय सूत्र कहूँ या फिर मैं कहूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आएगा अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या फिर स्केलर है। तो सिंपल सा बता देता हूँ कि यह कौन सी राशि, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसकी डायरेक्शन का बोध हमें करवाना पड़ता है, ठीक है जी। सदिश रूप में किस प्रकार इसे लिखेंगे, सदिश रूप में किस प्रकार लिखेंगे, देखिए जी, वेक्टर E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, F के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, F के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही राशि एक सदिश है। और साथ में क्या लिखेंगे, एन कैप। इसका मतलब है एन कैप यहाँ पर क्या है, वेक्टर E की दिशा में एकांक सदिश, यहाँ एन कैप क्या है,
वेक्टर ई की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, और मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, एन कैप की डायरेक्शन, जो वेक्टर एफ की डायरेक्शन है वही एन कैप की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन, जो वेक्टर एफ की दिशा है वही वेक्टर ई की होगी। ठीक है, अब यदि डायग्राम में जाकर देखें तो हमें ये मिलता है कि वेक्टर एफ की डायरेक्शन ये है, यानी इसकी दिशा में एन कैप ये है, तो इसका मतलब यही डायरेक्शन आपके पास वेक्टर ई की होगी जो वेक्टर एफ की है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अपने पास। मात्रक निकाल लिया, अभी में सूत्र देख लिया, परिभाषा भी देख ली। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र किसे बोलेंगे, इन दोनों को और डिफाइन करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो टाइप से हो सकता है, एक समान और असमान, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे किस प्रकार डिफाइन करेंगे देखिए ज़रा। इसमें प्रत्येक बिंदु, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल आएगी। यानी प्रत्येक बिंदु, डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है जी। और इनको हम इन लाइनों के द्वारा ड्रॉ करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको बाद में पढ़ेंगे, इन लाइंस के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये जो एरो का साइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, वेक्टर ई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक आवेश रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। कौन सा आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश पर बल लगाएगा। हाँ जी लगाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, ये किसी न किसी आवेश के कारण जनरेट हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई बड़ा आवेश रखा गया है क्यू, या फिर मैं कहूँ कोई आवेशित पट्टिका है प्लस प्लस प्लस, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनी है। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि क्या ये पॉजिटिव आवेश इसके कारण, वेक्टर ए के कारण आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, ये देखनी है बात। तो होता ये है कि इस प्लस क्यू पर एक फोर्स लगेगा जिसे क्या बोला जाता है, विद्युत बल, और वो कितना लगेगा, वेक्टर एफ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अपने पास आएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई, क्यू वेक्टर ई। ठीक है, अब वेक्टर एफ की दिशा, जो डायरेक्शन वेक्टर ई की है वही दिशा कौन सी होगी, वेक्टर एफ की होगी। तो इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, वेक्टर एफ और वेक्टर ई, यानी वेक्टर ई की दिशा में ये अपने पास क्या है, वेक्टर एफ है। किस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण, या फिर मैं कहूँ पॉजिटिव आवेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब ये मान लो आपके पास चार्ज है नेगेटिव, चार्ज है नेगेटिव, कोई नेगेटिव चार्ज है इस प्रकार, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है जी। अब इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। यानी माइनस क्यू आवेश रखा गया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अपोजिट, यानी इस पर फोर्स इस प्रकार लगेगा, वेक्टर एफ। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर ई। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वेक्टर ई के अपोजिट अप्लाई हो रहा है। क्या मतलब है इसका,
कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वेक्टर ई के अपोजिट अप्लाई होगा, ये मतलब है इसका। ये मतलब है इसका वेक्टर ई के अपोजिट अप्लाई होगा। अब ये तो बात होगी एक समान विद्युत क्षेत्र की, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं असमान विद्युत क्षेत्र की। असमान विद्युत क्षेत्र, या फिर बोल सकता हूँ इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए इसका भी सिंपल सा मतलब है कि यदि प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी इक्वल न हो तो उसे क्या बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यदि 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 विद्युत क्षेत्र में स्थित सभी बिंदुओं की तीव्रता असमान हो तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये परिभाषा यहाँ से निकलती है, ठीक है जी। तो इनको हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, देखो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र को ड्रॉ किया था समांतर रेखाओं से, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार ड्रॉ करेंगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो आप इस प्रकार। ये किसको ड्रॉ करती है, असमान विद्युत क्षेत्र को ड्रॉ करती है, ठीक है सर। यानी आप लोग 1 नंबर बिंदु और ये 2 नंबर बिंदु, तो 1 नंबर बिंदु के ऊपर तीव्रता और 2 नंबर बिंदु के ऊपर तीव्रता इक्वल नहीं आती है। और यदि इसमें 2 बिंदु लिए जाएं, एक तो ले लिया मैंने E1, यानी 1 नंबर बिंदु, इस पर तीव्रता कितनी है E1, और एक दूसरा ले लिया 2 नंबर बिंदु, यहाँ पर तीव्रता कितनी है E2, तो इन दोनों के लिए वो इक्वल है, यानी E1 इज इक्वल टू E2, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र ये पढ़ लिया। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब ये मान लीजिए कि हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जनरेट होगा, आवेशों के कारण। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर बिंदु आवेशों के लिए। किस आवेश के लिए, बिंदु, या फिर मैं कहूँ पॉइंट चार्जेस के लिए वो आप बात कर रहे हो। तो फिर मैं क्या लिखूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये मान लीजिए कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, ठीक है। तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी, बहुल आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जी किस प्रकार इसे करेंगे, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस ऑन ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर बात करें, ठीक है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसके लिए। अपने पास एक पॉइंट है P,
और इस पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज यहाँ पर रखा Q1 सपोज दैट, और एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q2, एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q3, और इसी प्रकार चार्जेस रखते गए एक चार्ज यहाँ पर रखा है अपने पास Qn चार्ज रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे ये मान लो कि मुझे इस Q1 चार्ज के कारण इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, Q1 पॉइंट के कारण यानी Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसे और इसे मिला दूंगा। हाँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला दूंगा मैं। ठीक है, अब इनके मध्य डिस्टेंस कितनी आएगी वो देखनी है। तो डिस्टेंस आ गई कितनी, R1। ठीक है, इसी प्रकार Q2 के कारण यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इसे और इसे मिला देते हैं, कितनी आएगी डिस्टेंस, R2। ठीक इसी प्रकार Q3 के कारण P बिंदु पर देखनी है, तो इसे और इसे मिला देंगे, कितनी आएगी डिस्टेंस, R3 आएगी। ठीक इसी प्रकार, एक मिनट को इसे साफ करते हैं, फिर दोबारा बनाता हूँ डायग्राम में, देखिए दोबारा समझो इस बात को। मल्टीपल चार्जेस रखे गए हैं, बहुत सारे बहुल आवेश है, और किसी निकाय में या फिर मैं कहूँ आकाश में रखे गए हैं, इन द स्काई। मान लीजिए ये चार्ज रखा गया Q1, ये चार्ज रखा गया अपने पास Q2, ये चार्ज रखा गया Q3, ये चार्ज रखा गया Q4, और ये चार्ज रखा गया Qn। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, ये पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ Q1 के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी यहाँ पर, Q1 के कारण। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस प्रकार यहाँ पर इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है Q1 से, R1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, P पॉइंट के ऊपर एक चार्ज एज्यूम करेंगे Q0। कौन सा चार्ज है, Q0। कौन सा चार्ज रखा गया है यहाँ पर, Q0, और Q0 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। देखो एक सिंपल सा मतलब है कि आप ये मानिए ये प्लस चार्ज है, प्लस Q के कारण जो इंटेंसिटी अपने पास आएगी, प्लस Q के कारण R दूरी के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, वो इस साइड आएगी इस प्रकार, और जो इंटेंसिटी आएगी वो एक तरह से पॉजिटिव आउटवर्ड आएगी, क्या आएगी, आउटवर्ड्स। और ठीक इसी प्रकार अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से R दूरी के ऊपर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो आएगी केंद्र की ओर, यानी इस प्रकार ये डायरेक्शन आएगी। दोनों में ये फर्क है, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड्स और नेगेटिव के कारण क्या आएगी, इनवर्ड्स आएगी। तो ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि Q1 चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव, तो P बिंदु के ऊपर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आउटवर्ड होगी तीव्रता, यानी ये तीव्रता होगी वेक्टर E1। और यदि Q2 के कारण बात करूँ तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाते हैं, मिला लिया, इस प्रकार डिस्टेंस कितनी है, R2। तो Q2 के कारण P बिंदु के ऊपर कितनी आएगी इंटेंसिटी, ये वेक्टर E1, ये वेक्टर E2 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार Q3 के कारण कितनी आएगी, तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाते हैं, डिस्टेंस कितनी आएगी, R3। तो Q3 के कारण P बिंदु के ऊपर इंटेंसिटी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर कितनी आएगी, वेक्टर E3 आएगी। इसी प्रकार Q4 और इसी प्रकार Qn, सबसे पहले इन दोनों को मिलाते हैं, दूरी कितनी है ये, Rn दूरी मान लीजिए। तो इस आवेश के कारण P बिंदु के ऊपर इंटेंसिटी कितनी आएगी, वेक्टर En। ठीक है, अब P बिंदु के ऊपर हमें नेट तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आगे मैं लिखूंगा बिंदु
P पर उत्पन्न नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हो यहाँ पर, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलते हैं। तो कितनी तीव्रता आएगी जी, मैं लिखूंगा यहाँ पर वेक्टर ई नेट इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 और इसी प्रकार चलते जाएं। कितना आएगा, वेक्टर En आएगा अपने पास, ये आएगी इतनी। अब वेक्टर E1 कोई भी वेक्टर हो अपने पास, कोई भी सदिश, उसे इस प्रकार लिखा जाता है मोड A मल्टीप्लाई ए कैप। इसका मतलब है कि पहले आपको सदिश का परिमाण और उसके बाद क्या लिखनी होती है, दिशा लिखना, डायरेक्शन लिखनी होती है। वेक्टर E1 परिमाण कितना आएगा, एक मिनट आपको सूत्र बताया नहीं वो देखिए, एक हेडिंग अपने पास और लगाता हूँ मैं, पहले ये हेडिंग करा देते हैं आपको कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता, इसे एक बार यूज़ करते हैं और फिर आगे देखते हैं। किसी एक हेडिंग पहले करते हैं अपन, किसी बिंदु आवेश, इसे करेंगे हम बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, यानी या फिर बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले हमने ये माना कि अपने पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ये चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और इस चार्ज से R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है और इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, या फिर मैं कहूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, नहीं सॉरी, हम पहले यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखते हैं Q0, ठीक है, Q0 हम रखते हैं, ये परीक्षण आवेश है, ये कौन सा आवेश है, परीक्षण। अब ये प्लस Q इस Q0 को रिपल्स करेगा, जिसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी बल कितना अप्लाई होगा, वेक्टर F बल अप्लाई होगा। ठीक है, सूत्र क्या पढ़ा है हमने पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E, और ये फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर F अपॉन Q0, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब केवल और केवल यदि परिमाण की बात करूँ तो मोड F आएगा, यहाँ पर कितनी आएगी तीव्रता, E इज इक्वल टू F, यहाँ पर कूलाम बल है, इन दोनों आवेशों पर बल कितना अप्लाई होगा, यानी इस आवेश और इस आवेश पर बल कितना अप्लाई होगा वो देखनी है हमें बात। दूरी कितनी है इनके मध्य, R, तो कूलाम बल कितना अप्लाई हुआ, K Q मल्टीप्लाई Q0 अपॉन R², दूरी R² और मल्टीप्लाई Q0 से Q0 कटेगा और आपके पास E की वैल्यू आएगी कितनी, KQ अपॉन R², ये आएगी इतनी वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। अब यदि डायरेक्शन में लिखो आप, यानी सदी वेक्टर फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर E इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q अपॉन R²। ठीक है, अब R विस्थापन सदिश है, तो विस्थापन सदिश की दिशा में ही इसकी डायरेक्शन होगी r कैप, मान लिया मैंने। ठीक है, r कैप, यहाँ पर r और r कैप, इनका मतलब क्या है वो देखो आप, दूरी कितनी है इनके मध्य, r। ठीक है,
और हम ये जानते हैं चाहे विद्युत बल हो, कूलाम्ब बल हो, विद्युत बल, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो इनकी डायरेक्शन मिलाने वाली इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश ही होती है। तब हम लिख देते हैं आर कैप। ठीक है, यानी ये विस्थापन सदिश है और इनको मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होगी इनकी डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आएगा जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक बार वेक्टर E1 कितना होगा, के वेक्टर E1 तीव्रता Q1 आवेश के कारण है, के मल्टीप्लाई Q1 अपॉन दूरी कितनी है R1, तो क्या लिखूँगा R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब बतानी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी है R1 कैप है, प्लस A2 के लिए क्या लिखूँगा के मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई R2 कैप। और इसी प्रकार चलता जाऊँ वेक्टर EN, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ के मल्टीप्लाई QN अपॉन RN का स्क्वायर और RN का कैप। यानी ये तो हो गया परिमाण और ये हो गई दिशा हो गई। अब ये सभी योग में, तो योग में लिखने के लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं समेशन। पहले अंतिम पद लिखते हैं, ये अंतिम पद है, इसे लिखते हैं तो के को बाहर करता हूँ क्योंकि के का यहाँ के तो कांस्टेंट है। फिर लगाया मैंने समेशन सिग्मा QN अपॉन RN का स्क्वायर मल्टीप्लाई RN कैप। ठीक है, आप प्रत्येक सूत्र यानी इस पद में देखोगे तो n का मान सभी जगह 1, इस पद में देखोगे तो n का मान 1, और इसमें इसी प्रकार चलते जाओ 3 4, और यहाँ पर कितना है n है, तो n की वैल्यू अपने पास होगी 1 से लेकर n तक। और k का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नोट, ये लिख देते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नोट। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। तो वेक्टर ई नेट का मान उस पे बिंदु के ऊपर इतना आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। यानी जितने भी आवेश है उन सभी के कारण पे बिंदु के ऊपर तीव्रता का सूत्र ये होगा, देख लीजिए। यदि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो पहले समझा करो और फिर प्यूज करके और फिर नोट्स बना लिया करो, या फिर साथ साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दो फॉर्मूले हमने देख लिए, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु है P, और इस P बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए जिसकी दिशा ये वाली होगी R कैफ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया। अब आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी अपने पास हो रहा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अपनी अगली हेडिंग क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। या फिर बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए पहले परिभाषा लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब ये किस प्रकार खींचेंगे इनके डायग्राम में बनाकर बताऊंगा साथ साथ में। यानी कोई भी किसी आवेश के चारों ओर एक फील्ड होगा, ठीक है, तो हम उस फील्ड को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे।
अब इनके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं उन्हें और देखते हैं। उसके बाद अपनी अगली हेडिंग है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है गुणधर्म। देखिए पहला गुणधर्म क्या बनेगा, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो ये बनेगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंस होगी, यानी जितनी घनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहली बात तो ये लिखते हैं, ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, ये लाइंस जितनी सघन या फिर बोलते हैं इसे डेंस होगी, वहाँ तीव्रता या फिर मैं कहूँ इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। ध्यान से देखिए, मैंने इस प्रकार लाइंस ड्रॉ कर दी, इस प्रकार लाइंस ड्रॉ की मैंने, ठीक है। ये लाइंस है। अब आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो लाइंस है वो ज़्यादा डेंस है, और राइट साइड यदि जाएं तो ज़्यादा रेयर है, यानी ये दूर दूर है और ये ज़्यादा पास पास में है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। और इस 1 नंबर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1। एक दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया E2, 2 नंबर पॉइंट है। और इस 2 नंबर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास है E2, ठीक है। अब हमें इस बारे में पता है कि ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है वो किसको शो करती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, यानी असमान विद्युत क्षेत्र को शो करती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या इंटेंसिटी E1 की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो सीधा सा मतलब है कि E1 की जो वैल्यू अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास में और ये ज़्यादा दूर में। तो प्रॉपर्टीज़ भी इसकी यही है कि जितनी ज़्यादा पास होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और दूर होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ये देखिए, लाइंस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। किस प्रकार, देखिए जी, हमने लाइंस ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस प्रकार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। दोबारा देखिए एक बार, इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने इस प्रकार। अब एक बिंदु आपने यहाँ पर लिया, ये वाला बिंदु, और इस बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इस बिंदु से गुजरती हुई एक स्पर्श रेखा खींचो, ये वाली। ये कौन सा बिंदु है, 1 नंबर। तो यहाँ पर तीव्रता कितनी आएगी, वेक्टर E1, ये इंटेंसिटी आएगी। अब ये मान लीजिए कि एक बिंदु आपने यहाँ पर लिया और इस बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा मतलब है कि आप एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच दीजिए। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है, टेंजेंट। क्या मतलब है, टेंजेंट। एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो ये किसको बताएगा, वेक्टर E2 को, ये 2 नंबर पॉइंट। आप देख सकते हो कि 1 नंबर बिंदु के ऊपर तीव्रता इस तरफ है और वेक्टर E1 और वेक्टर E2 इन दोनों की डायरेक्शन भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार
हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का विरोध कर सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बनेगी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि इस स्थिति में उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होती है जो कि असंभव है। देखिए जी क्या लिखा है मैंने कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। किस कारण, देखिए फिगर के ज़रिए देखिए। मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो दोनों इस प्रकार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। ये 1 नंबर लाइन और ये मान लीजिए 2 नंबर लाइन है। तो 1 नंबर लाइन के कारण जो इंटेंसिटी आएगी इस बिंदु के ऊपर वो ये आएगी वेक्टर E1, ठीक है। अब 2 नंबर लाइन के कारण देखते हैं इस बिंदु के ऊपर। यदि 2 नंबर के कारण देखूं तो इंटेंसिटी आएगी वेक्टर E2 इस तरफ आएगी। अब एक ही बिंदु के ऊपर इंटेंसिटी, ठीक है, जिसकी दिशा कितनी आई है 2, और ये इम्पॉसिबल है। यानी एक बिंदु के ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, डिफरेंट, और ये इम्पॉसिबल है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या बनेगी वो देखते हैं। जो अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश या आवेशों के निकाय के परिमाण के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि जो हमने चार्ज लिया वो जितना ज़्यादा, उसका परिमाण जितना ज़्यादा होगा, 10 कूलम, 20 कूलम, 40 कूलम, तो जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर मैं कहूँ प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्र किस प्रकार बनेंगे आवेशों के कारण। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ विद्युत, हेडिंग है अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्र भिन्न भिन्न आवेशों के कारण या फिर मैं कहूँ ड्यू टू चार्जेस या फिर आवेशों के निकाय के कारण। देखिए किस प्रकार डायग्राम बनेंगे। तो पहली हेडिंग अपने पास है किसी एकल आवेश के कारण, किसी एकल आवेश के कारण, या फिर मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण। देखिए जी अपने पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, कौन सा आवेश है, धनावेश है। कौन सा चार्ज है भी, धनावेश। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। एक मिनट, एक सेकंड,
हाँ जी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी आउटवर्ड, यानी इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी यहाँ से। पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी इस प्रकार। अब ये पॉजिटिव चार्ज के केंद्र से स्टार्ट होगी, सेंटर से, और कहाँ तक जाएगी? इन्फिनेटिव तक जाएगी। कहाँ तक जाती है ये? इन्फिनेटिव तक जाती है। पॉजिटिव चार्ज के केंद्र से स्टार्ट होती है और इन्फिनेटिव तक जाती है। कब? जब Q का मान अपने पास ज़्यादा हो, किससे? 0 से, या फिर मैं कहूँ धनावेशित, तो ये इतना होगा। उसके बाद यदि अपने पास एक नेगेटिव चार्ज, यानी कहने का मतलब इस प्रकार -Q चार्ज अपने पास हो, या फिर मैं कहूँ Q इज़ लेस देन 0, या नेगेटिव चार्ज हो, तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इसके केंद्र की ओर आती है, यानी इस प्रकार, इस प्रकार केंद्र की ओर आती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आवेश के पास में ज़्यादा क्यों होता है और दूर जाते जाएं तो कम क्यों होता जाता है? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने पास पास में होगी वहाँ पर फील्ड लाइंस वहाँ पर इंटेंसिटी उतनी ही क्या आएगी? ज़्यादा। अब यदि इस आवेश के पास में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो घनत्व है, जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, और दूर जाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब इतना एरिया मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, इतने एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है? 5, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा आएगी। और इतना एरिया यदि मैं यहाँ पर काटूँ तकरीबन 2 फील्ड लाइन्स जा रही है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या आएगी? कम। तो आवेश से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। शायद वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई ना, ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं अपन। 2 नंबर हेडिंग अपने में आएगी द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ 2 नंबर हेडिंग अपने पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण। 1 मिनट, इसका डायग्राम मैं रिप्लेस कर दूंगा, पहले एक और हेडिंग करवा देते हैं आपको। आवेशित पट्टिका के कारण, आवेशित पट्टिका के कारण, आवेशित पट्टिका के कारण किस प्रकार होगा? देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि अपने पास एक धनावेशित पट्टिका है, एक समान धनावेशित है, यानी इस प्लेट पर चार्ज कितना है? प्लस प्लस प्लस, और ये एक समान आवेशित पट्टिका है। ठीक है, अब इस पट्टिका के कारण फील्ड लाइन्स हमें बनानी है। ठीक है, तो बिल्कुल जाएगी आउटवर्ड, इस प्रकार, इस प्रकार ये फील्ड लाइन्स बनेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक ऋणावेशित पट्टिका और लेते हैं। ठीक है, एक ऋणावेशित पट्टिका हमने और ली। अब पॉजिटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, और नेगेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी ये भी बनती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश या अनंत पर समाप्त होती है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की भांति बंद लूप का निर्माण नहीं करती। शायद हैंड राइटिंग थोड़ी कम समझ आई, लेकिन जो बोल रहा हूँ
उस पर आप ध्यान दीजिएगा और उसको सुनकर आप नोट्स बना सकते हो। कहने का मतलब कि पॉजिटिव प्लेट रखी गई है तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ऋणावेश में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि चुंबक की बात करें, छड़ चुंबक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये छड़ चुंबक है, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यदि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इस प्रकार बनती है कि यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्या होगी, ख़त्म होगी। यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्या होगी, ख़त्म। यानी यहाँ से गुजरती है और साउथ पोल में क्या होती है, समाप्त होती है, इस प्रकार। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग है, ये इस प्रकार नहीं होती विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये तो एक बंद लूप का निर्माण करती है, जबकि ये नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी यहाँ से बन सकती है। उसके बाद थर्ड चीज़ हम करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण, या फिर मैं बोलूँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए किस प्रकार अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल किस प्रकार बनेगा, थोड़ी देर बाद में इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है। तो होता ये है कि इसमें दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। जैसे मान लो कि एक आवेश मेरे पास प्लस क्यू और दूसरा आवेश यहाँ पर है मेरे पास माइनस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों का अति निकट संयोजन ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण है लेकिन ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास रखे गए हैं, बहुत ही पास। और इनके मध्य जो दूरी जनरली मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 2a। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी और माइनस में ख़त्म, प्लस क्यू से जाएंगी और विद्युत माइनस क्यू में ख़त्म। यानी इस प्रकार प्लस में जाएंगे और माइनस क्यू में ख़त्म। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। माइनस क्यू के लिए भी इस प्रकार, यानी इसमें आती हुई मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार बात आ गई समझ। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार बनती है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर आकर्षित करेंगे। अब ये मान लीजिए कि दो सहजातीय आवेश हैं। सहजातीय, ये दोनों विजातीय आवेश हैं। विजातीय का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। सहजातीय का मतलब कि दोनों चार्ज अपने पास पॉजिटिव हो। ये भी चार्ज प्लस क्यू और ये भी चार्ज प्लस क्यू। एक मिनट, ये भी चार्ज प्लस क्यू और ये भी चार्ज प्लस क्यू। इन दोनों चार्जेस के कारण हमें बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है एकल धनावेश के कारण, वो अनंत तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी वही रखते हैं कि प्लस क्यू से निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। इस प्रकार अब ये तो बना दी, लेकिन यहाँ पर जैसे आप आगे बनाओगे, यहाँ पर जैसे आगे बनाओगे तो दोनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में काटेगी, और काटेगी ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार बैंड हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, इस प्रकार, ठीक है। तब होता ये कि जब इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती होती है और इस प्रकार ये बैंड हो जाती है। इस प्रकार कर्व नेचर फॉलो करती है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो आप कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार जाती, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकती, ठीक है। और यदि नहीं काटेगी तो ये इस प्रकार बैंड हो जाएगी, तब ये नहीं काट सकती एक दूसरे को, अन्यथा काटेगी। तो ये प्रॉपर्टी है। ये चित्र मैंने बना दिए। एक समान आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, समांतर होती है और दोनों में इक्वल डिस्टेंस भी होती है। कहने का मतलब कि ये जो फील्ड लाइंस मैंने शो की है, ये वाली, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को बताती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। और जो डिफरेंट इस प्रकार मैंने खींची है ये फील्ड लाइंस, ये किसको बताती है,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, यानी ये बताती है असमान विद्युत क्षेत्र को, असमान विद्युत क्षेत्र को। तो आप इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि मैंने फील्ड लाइंस इस प्रकार खींची है, सपोज दैट ये फील्ड लाइंस इस प्रकार मैंने खींची है, ये फील्ड लाइंस, एक मिनट, ये फील्ड लाइंस मैंने इस प्रकार खींच दी, ठीक है, एक मिनट दोबारा खींचते हैं। ठीक है, अब इन दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो डिस्टेंस आपको मिल रही है, ये वाली लंबवत दिशा, लंबवत दूरी, वो समान है सभी के लिए, लेकिन दिशा डिफरेंट है। ठीक है, तो होगा ये कि इस बिंदु पर आप यदि डायरेक्शन देखोगे तो ये वाली, इस बिंदु के ऊपर डायरेक्शन देखोगे तो ये वाली। तो आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो प्रत्येक बिंदु पर समान है, यानी यहाँ पर मान लीजिए E1 और यहाँ पर मान लीजिए E2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि मोड E1 इज इक्वल टू मोड E2, सही बात है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये बात लिख सकते हो वेक्टर E1 इज इक्वल टू वेक्टर E2? नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि इनका परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन समान नहीं है। तो ये दोनों समान सदिश नहीं है, लेकिन इनका परिमाण यहाँ पर क्या है, समान। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि जो करवाया वो सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सभी को।